हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। मोस्टली ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी कम आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से इसे रीड कर लें तो भी काफ़ी होता है इसे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको रीड करना है और खुद ही समझना है। तो मैं आपकी बेसिक मदद कर देता हूँ न्यूक्लियर फिजन समझने में। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूट जाना। तो जब न्यूक्लियस टूट जाता है तो उसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस टूट जाता है टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस में। तो अगर एक न्यूक्लियस है, अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो फिजन मतलब टूटना। अगर एक न्यूक्लियस है, उसके दो टुकड़े हो गए तो हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजन हो गया। तो चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फिजन अपने आप भी हो सकता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस भी है, या इसे इंड्यूस भी किया जा सकता है, यानी हम न्यूक्लियर फिजन को करवा भी सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन अपने आप भी हो सकता है नेचर में, और न्यूक्लियर फिजन को हम आर्टिफिशियल तरीकों से खुद भी करवा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन। ओके, अगर एक यूरेनियम 235 का एक सैंपल लिया जाए, यूरेनियम 235, चिल्ड्रन यूरेनियम 235 आसानी से नेचर में नहीं मिलता। यूरेनियम 238 ये आसानी से मिल जाता है। तो यूरेनियम 238 दिस इज मोर कॉमन। ओके, ये 92 लिखा है मैंने, 92। सो यूरेनियम 238 92, दिस आइसोटोप इज ऑफ यूरेनियम, दिस आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज मोर इजीली अवेलेबल। तो ये मार्केट में आपको मार्केट में आई एम रियली सॉरी, नेचर में ये आपको काफी आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन अगर आप 100 यूरेनियम के एटम्स लाओगे, 100 यूरेनियम के एटम्स, तो लगभग 99% ये वाले होंगे। 99 से भी ज्यादा, 99.25% ये वाला यूरेनियम मिलता है नेचर में, और मात्र 0.75%, ओनली 0.75% यूरेनियम 235 मिलता है। लेकिन काम का होता है यूरेनियम 235। तो अगर आप 1 किलो यूरेनियम कहीं से जुगाड़ लो, वैसे मार्केट में तो मिलता नहीं है, ये बिकता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है यूरेनियम। अगर आप 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम यूरेनियम जमा कर लो, तो 1000 ग्राम का 99.25 यानी कि 992.5 ग्राम, 1000 ग्राम में से 992.5 ग्राम यूरेनियम इस आइसोटोप होगा, ये वाला आइसोटोप होगा यूरेनियम का। और सिर्फ 7.5 ग्राम, 1000 ग्राम में से सिर्फ 7.5 ग्राम यूरेनियम 235 होगा। ओके, so uranium 235 is the uranium that we use, but it is not very easily available. अगर आप 1 किलो यूरेनियम लाओगे तो 1 किलो यूरेनियम में यूरेनियम 235 सिर्फ 7.5 ग्राम होगा। ओके, तो चिल्ड्रन सपोज मैंने यूरेनियम 235 का एक एटम लिया। अगर उस यूरेनियम 235 के एटम के ऊपर हम एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर दें, ओके, ये क्या है? ये है न्यूट्रॉन विच इज बॉम्बार्डेड, न्यूट्रॉन विच इज बॉम्बार्डेड। बॉम्बार्ड करना मतलब ऐसे न्यूक्लियस को पकड़ के बहुत जोर से इसके ऊपर फेंक दिया, इस न्यूट्रॉन को पकड़ के बहुत जोर से यूरेनियम को हमने स्ट्राइक करवा दिया, तो न्यूट्रॉन और फट से ये यूरेनियम को स्ट्राइक कर देगा। तो चिल्ड्रन न्यूक्लियर फिजन हो जाता है, मतलब ये जो यूरेनियम है इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा बनता है क्रिप्टॉन, दूसरा टुकड़ा बनता है बेरियम, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल में क्या हमने पढ़ा है? न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम 235 लो, उसको बहुत जोर से न्यूट्रॉन हिट कर दो, तो यूरेनियम 235 के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्रिप्टॉन, बेरियम, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। तो एक न्यूट्रॉन मारा, ये दो प्रोडक्ट बने और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस एनर्जी भी निकलती है। ओके, अब चिल्ड्रन सोचो, ये यूरेनियम 235 है, इसको आपने एक न्यूट्रॉन मारा, इसके टुकड़े हो गए, क्रिप्टॉन बना, बेरियम बना,
साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। तो अब क्या होगा, ये 3 न्यूट्रॉन और 3 यूरेनियम 235 को हिट करेंगे। तो एक न्यूट्रॉन का बना 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम 235 को हिट करेंगे, तो अब 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर वो 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम 235 को हिट करेंगे। अब 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ओके, तो एक न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन, 27 न्यूट्रॉन, 81 न्यूट्रॉन, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होते जा रहा है। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। मतलब सिर्फ एक न्यूट्रॉन मार दो यूरेनियम को, फिर अपने आप बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे और एक बहुत सारी एनर्जी बहुत कम टाइम में निकलेगी। इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो साथ में एनर्जी भी निकलती है। अब हम देखते हैं एनर्जी क्यों निकल रही है। अगर आप इन दोनों का मास बोलोगे तो इन दोनों का मास है मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और इन तीनों का मास निकालोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब इन दोनों का मास, वो बड़ा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से। मतलब इन सब का मास थोड़ा सा कम होगा और इन दोनों का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास गायब हो गया। और जब भी मास गायब होता है तब क्या निकलती है, एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं उनका मास थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। मैंने उल्टा बोल दिया। जो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा सा कम होता है। आई एम रियली सॉरी। जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स का मास कम है। क्योंकि प्रोडक्ट का मास कम है यानी कि मास गायब हुआ है, और वो गायब हुआ मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो दिस इज हाउ फिजन ऑफ यूरेनियम टेक्स प्लेस। फिजन मतलब टुकड़े हो जाना। तो चिल्ड्रन, जब फिजन होता है तो 200 MeV एनर्जी निकलती है जब एक यूरेनियम का एटम फिजन करता है। जब एक यूरेनियम का एटम टूटता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इतनी एनर्जी रिलीज होती है। चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फिजन की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो और एटम बॉम्ब भी बना सकते हो। एटम बॉम्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मतलब एक यूरेनियम लो, उसको न्यूट्रॉन से हिट करो, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को हिट करेगा तो 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये रिएक्शन चलते जाएगा। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज कॉल्ड एज एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो न्यूक्लियर फिजन का पीसफुल पर्पस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी हो सकता है। न्यूक्लियर फिजन के पीसफुल पर्पस की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, और डिस्ट्रक्टिव पर्पस की वजह से आप एटम बॉम्ब बना सकते हो। तो न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी चीज है जो इंसानियत की अच्छाई के लिए भी काम आ सकता है और बुराई के लिए भी काम आ सकता है। तो चिल्ड्रन, अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, एक जगह लगती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, यूरेनियम के टुकड़े करवाते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोर। तो कोर में क्या होता है? कोर में डाला जाता है एनरिच्ड यूरेनियम 235। अब ये एनरिच्ड यूरेनियम 235 क्या है? चिल्ड्रन, आप सब जानते हो कि नेचर में, इन नेचर, अगर आप यूरेनियम का एक सैंपल लो तो सिर्फ 0.75% यूरेनियम 235 हमें उस सैंपल में मिलेगा। लेकिन कोर में क्या होता है? कोर में हम अगर यूरेनियम का सैंपल लें तो इस सैंपल में लगभग 2 से 3% यूरेनियम 235 होना चाहिए। तो एनरिच्ड यूरेनियम 235 का मतलब, अगर आप एक यूरेनियम का सैंपल ला रहे हो,
अगर इस सैंपल में 2%, 3%, 4% यूरेनियम 235 हो तो हम कहेंगे कि ये जो सैंपल है ये एनरिच्ड यूरेनियम का सैंपल है। नॉर्मल सैंपल अगर आप लाओगे नेचर में जो मिलता है वो एनरिच नहीं होता, उसमें सिर्फ 0.75% होता है यूरेनियम 235। ओके, तो कोर में एनरिच्ड यूरेनियम 235 का सैंपल होता है। ये यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन, ये न्यूक्लियर फिजन इसके साथ होता है। तो न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से कोर एकदम गर्मा गर्म हो जाता है। ओके, तो द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट। अब ये जो एकदम गर्म कोर है, इस गर्म कोर की गर्मी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम इस गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, हम इस हीट एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये जो यहां पे न्यूक्लियर फिजन होता है कोर में, तो कोर एकदम गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इस गर्मी को हम कूलेंट की मदद से, कूलेंट क्या होता है? जनरली पानी। ओके, कूलेंट इज जनरली वाटर। तो इस यहां से हम लोग गर्मी को पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां से जो गर्मी है वो पानी में ट्रांसफर हो जाती है। पानी उस गर्मी को अपने साथ स्टीम जनरेटर में लेके आ जाती है। तो यहां से जो गर्मी है, पानी उस गर्मी को ऐसे ट्रांसफर कर रही है, उस हीट को ऐसे ट्रांसफर कर रही है और इस हीट को एक स्टीम जनरेटर में लाया जाता है। तो अब देखो ये पूरा पाइप एकदम गर्म है, दिस पाइप इज वेरी वेरी हॉट। तो एक और पाइप लगाते हैं, उसको ऐसे 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 लपेट देते हैं। ओके, एक और पाइप है, उसको ऐसे ऐसे लपेट दिया। तो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है। अब इस दूसरे पाइप में यहां से ठंडा पानी डालते हैं। अब चिल्ड्रन, यहां से अगर आप ठंडा पानी डालोगे, ये जो पाइप है ऊपर वाला, ये इतना गर्म होता है कि ये ठंडा पानी अंदर घुसते ही स्टीम बन जाता है। तो ठंडा पानी अंदर घुसता है और स्टीम बन जाता है। तो स्टीम ऐसे ऐसे और यहां से स्टीम बाहर निकलती है और इस स्टीम की मदद से टरबाइन घूमती है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, तो ये जो पानी है इसने अपनी हीट खो दी, क्योंकि ठंडे पानी ने इसकी हीट लेके स्टीम बना दी। तो अब ये पानी ठंडा होके वापस यहां आता है कोर के पास, फिर गर्म होता है, फिर यहां आता है, फिर ठंडा होता है, फिर यहां आता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ओके, तो कूलेंट क्या है? कूलेंट यहां से हीट खींच के इसको ट्रांसफर कर देता है। अब इस कोर के अंदर होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर होता है जनरली हेवी वाटर। इसका काम क्या है? जैसे यूरेनियम 235 के टुकड़े होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो 3 न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट होते हैं। तो उन 3 न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का क्या काम है? इट स्लोज डाउन दी फास्ट न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम में से 3 न्यूट्रॉन निकले थे ना रिएक्शन के बाद, तो उन तीनों न्यूट्रॉन को ये स्लो कर देता है। तो यहां पे हेवी वाटर होता है, पानी भी भरा होता है। हेवी वाटर मतलब D2O। अब यहां पे ये दो देख रहे हो, ये 2 रॉड्स, इन्हें कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड जनरली कैडमियम के बने होते हैं। ये कंट्रोल रॉड रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है। तो कंट्रोल रॉड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन। अगर कंट्रोल रॉड नहीं रहेगा तो जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। यानी कि 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम को टकराएंगे, 9 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से टकराएगा, 27 न्यूट्रॉन, और एक बम विस्फोट हो जाएगा, एक एटम बम एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है? जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बचता है सिर्फ 1 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन जो निकले हैं, कंट्रोल रॉड उसमें से 2 को पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स। तो अगर 3 में से 2 न्यूट्रॉन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तब एक ही न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा, वो एक ही यूरेनियम को हिट करेगा। फिर उस एक यूरेनियम में से फिर 3 निकलेंगे, पर 3 में से 2 तो कैप्चर हो गए।
फिर एक ही न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा। तो अब ये बहुत ज्यादा अचानक से बम विस्फोट नहीं होगा, एनर्जी निकलेगी पर अब वो एनर्जी हमारे कंट्रोल में है, उस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 में से 2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बचता है सिर्फ एक न्यूट्रॉन। वो एक न्यूट्रॉन फिर आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहता है। ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कंट्रोल रॉड्स बढ़ा दिए जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि बहुत कम न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कंट्रोल रॉड्स को कम कर देते हैं। तो कंट्रोल रॉड की मदद से यूरेनियम के जो फिजन है उसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बारे में और डिटेल में आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में और काफी कुछ दिया है इसके बारे में। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज जस्ट रीडिंग। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बाकी का पार्ट आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, फिजन क्या होता है और यूरेनियम का फिजन कैसे होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बाय हार्टिंग पार्ट, आप उसे बाय हार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी से। चिल्ड्रन, अगला प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है चिपक जाना। तो जब 2 न्यूक्लियस मिलकर चिपक जाते हैं तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चिपक के हीलियम बना देता है। तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। तो लाइट एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन, जब ये लाइट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हीलियम बना देता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लाइटर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस हेवियर एलिमेंट्स विद द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी भी रिलीज होती है इस पूरे न्यूक्लियर फ्यूजन में, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना बहुत आसान काम नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, 3 × 10⁹ केल्विन, इतना जबरदस्त टेम्परेचर लगता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप अपने घर पे नहीं करवा सकते, इसको इतना टेम्परेचर लगेगा। और इतना टेम्परेचर आपको कहां मिलेगा? सन के कोर में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है? सन के कोर में। ओके, तो एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के पास जो एनर्जी है वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही है। देखो, सन पूरा बना है हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है, और यही है सन का बेसिक एनर्जी का सोर्स। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है मैंने आपको एनसीईआरटी से, ये रिएक्शन मैंने सीधा सीधा ले लिया है। ओके, तो 4 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हीलियम बनाते हैं। साथ में कुछ फोटॉन्स भी निकलते हैं, गामा पार्टिकल भी निकलते हैं, और कुछ न्यूट्रिनोज भी बाहर आते हैं सन से। प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी बाहर आती है। अगर आपको इस रिएक्शन के डिटेल में जाना है तो यू कैन जस्ट रीड एनसीईआरटी। थियरी दिया हुआ है, पूरा थियरी आप याद कर सकते हो। सिर्फ याद करने लायक थियरी, उसमें समझाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं ज्यादा। अगर उसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट होता तो ऑफकोर्स मैं उसे जरूर पढ़ाता। तो ये बेसिक रिएक्शन है, सन में हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाता है, प्लस थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फ्यूजन को इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए? तो इसका आंसर बहुत इजी है। सपोज ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये आसानी से एक दूसरे के पास आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये दोनों आसानी से एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो रिपेल हो जाएंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन के पास इतनी स्पीड आ जाती है कि वो रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे को ठोक देते हैं। एकदम हाई स्पीड है, एकदम हाई स्पीड पे ब्रेक लगाओ तो ब्रेक लगता है क्या? नहीं लगता। तो इनकी स्पीड इतनी हाई हो जाती है कि रिपल्शन को भी ये ओवरकम करके एक दूसरे को ठोक देते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। तो हाई एनर्जी क्यों चाहिए? हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? हाई टेम्परेचर की वजह से हाई स्पीड पकड़ लेंगे, और हाई स्पीड की वजह से ये रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे को ठोक के फ्यूजन कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चिल्ड्रन, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक सिटी है
उसे 10⁶ वॉट पावर हर रोज चाहिए। ओके, 1 मिलियन वॉट पावर उसको हर रोज चाहिए, और ये पावर सप्लाई करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया। तो आपको बताना है, अगर इतना पावर आपको जनरेट करना है तो कितने यूरेनियम 235 के फिजन करने पड़ेंगे, कितने यूरेनियम 235 के एटम्स के टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतना पावर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पावर दिया है 10⁶ वॉट्स, पावर इज 10⁶ वॉट्स। अब पावर को लिखा जा सकता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, करेक्ट। सो द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज 10⁶ वॉट्स। अब चिल्ड्रन टाइम कितना दिया है, 1 दिन, तो टाइम की वैल्यू 1 दिन पुट कर देते हैं। चिल्ड्रन टाइम है 1 दिन, 1 दिन में होते हैं 86400 सेकेंड्स। हमें ऐसा यूनिट यूज करना है चिल्ड्रन। एक्चुअली जो टाइम दिया है, ये जो पावर है पूरे दिन की है, मतलब टाइम मतलब 1 दिन है, और 1 दिन में होते हैं 86400 सेकेंड्स। तो हमें एनर्जी मिल गई। तो जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8, यहां पे डेसिमल लगा देता हूं, 0.64, 1 2 3 4, वो 4 इसको दे देता हूं, इंटू 10⁻10 जूल। इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 1 दिन में। अब चिल्ड्रन आप जानते हो, अगर एक यूरेनियम का एटम टूटा, अगर एक फिजन हुआ, यानी कि एक यूरेनियम का एटम टूटा, तो जो एनर्जी मिलती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक यूरेनियम के एटम का टुकड़ा हुआ, ये मैंने आपको उसके डिटेल्स में बताया था न्यूक्लियर फिजन के, एक यूरेनियम का एटम टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। अच्छा, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऐसा यूनिट्स नहीं है, तो इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर एक फिजन होता है तो जो एनर्जी निकलती है वो है 200, m मतलब मेगा मतलब 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक फिजन में इतनी एनर्जी निकलती है। तो कितने फिजन होंगे, लेट फिजन्स बी x, कितने फिजन होंगे तब जाके इतनी एनर्जी निकलेगी, यही हमें पूछा है। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस। तो 8.64 इंटू 10⁻10 अपॉन 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ फिजन्स मिल जाएंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो लगभग आना चाहिए 2.7 इंटू 10⁻21 फिजन्स होंगे। इतने यूरेनियम के एटम टूटेंगे तब जाके शहर को बिजली मिलेगी। इतने यूरेनियम के एटम्स टूटने चाहिए, इतने फिजन होने चाहिए, तब जाके पूरे शहर को 1 दिन का इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अब चिल्ड्रन आगे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कोर ऑफ रिएक्टर हैज 3% एनरिच्ड यूरेनियम 235, हाउ मच यूरेनियम इज रिक्वायर्ड पर डे इन केजी। तो हमें यह तो पता चल गया है कि इतने एटम्स के टुकड़े होंगे तब जाके शहर में बिजली आएगी पूरे दिन की। तो कितना किलो यूरेनियम लगेगा यह पूछा है। तो सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा केमिस्ट्री करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लिए जाए यूरेनियम के, एटम्स ऑफ यूरेनियम 235, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, अगर इतने एटम्स लिए जाए यूरेनियम 235 के, तो इतने एटम्स का वजन होता है 235 ग्राम, करेक्ट। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैव ए मास इन ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर। ये तो केमिस्ट्री का बेसिक है। तो अगर इतने एटम्स होंगे यूरेनियम के तो इतना ग्राम बनेगा। लेकिन आप देखिए, हमें इतने एटम्स चाहिए,
2.7 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स चाहिए। तो अगर हमें चाहिए 2.7 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स, तो हमें कितने ग्राम यूरेनियम चाहिए? तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की क्या वैल्यू है? x इंटू दिस थिंग इज इक्वल्स टू 235 इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 235 इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हो जाएगा। चलन अगर मैं इसके दो यहां पे डेसिमल लगा दूं, इसको 2.35 कर दूं, तो इसको मैं बना सकता हूं 10 टू द पावर 23। 235 को अगर मैं 2.35 कर दूं तो 10 टू द पावर 23 बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो इतने ग्राम यूरेनियम एक दिन के पूरे शहर के लिए काफी है। इतने ग्राम यूरेनियम 235। ओके, तो जैसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो लगभग आंसर आएगा 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम यूरेनियम 235 काफी है पूरे शहर के लिए, एक दिन के लिए। सोचो, एक दिन के लिए सिर्फ 1.5 ग्राम। ओके ना चिल्ड्रन, अब क्वेश्चन में एक चीज और लिखी थी, जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो हमें पता चल गया 1.5 ग्राम यूरेनियम 235 चाहिए, पर जो यूरेनियम का सैंपल है उसमें यूरेनियम 235 पूरा नहीं होता। यूरेनियम 235 तो बहुत कम होता है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारा यूरेनियम है वो 3% एनरिच्ड यूरेनियम 235 है। 3% एनरिच्ड यूरेनियम 235 है। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो सैंपल है, इस सैंपल में यूरेनियम 238 भी है और यूरेनियम 235 भी है, तो यूरेनियम 235 सिर्फ 3% है। तो आपको बाजार में यूरेनियम 235 नहीं मिलेगा। अगर आप यूरेनियम खरीदने जाते हो, वैसे आप नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट खरीदने जाती है। अगर गवर्नमेंट यूरेनियम खरीदने जाएगी तो उसे यूरेनियम 235 नहीं मिलेगा, उसको ये पूरा सैंपल मिलेगा। उस सैंपल में सिर्फ 3% यूरेनियम 235 मिलेगा। तो इस सैंपल का 3% है 1.5 ग्राम। करेक्ट, जो सैंपल है इस सैंपल का 3% 1.5 ग्राम है। तो लेट एम बी मास ऑफ सैंपल। तो इस मास का 3%, इस मास का 3% 1.5 ग्राम है। तो टोटल मास कितना लगेगा? 150 डिवाइड बाय 3, 50 ग्राम। तो खरीदते वक्त कैसे खरीदना पड़ेगा? 50 ग्राम का सैंपल लेना पड़ेगा। उस 50 ग्राम के सैंपल में 1.5 ग्राम यूरेनियम 235 होगा और वो 1.5 यूरेनियम 235 रिएक्शन करके इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा कि पूरे के पूरे शहर को 10 टू द पावर 6 वॉट्स मिल जाए। ओके, आई होप दैट द न्यूमेरिकल इज क्लियर।